नमस्कार साथियों, मैं एच लोधा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोधा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीए एलएलबी के सभी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए भाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की एक बेहतरीन कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर दोस्तों आज हम 25 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और स्टार्ट करें सेशन को। उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि दोस्तों हमारे द्वारा जो सेशन लिए जा रहे हैं संभवतः हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य जो भी सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इतिहास या कहें कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन सभी सब्जेक्टों पर पूरे विस्तार पूर्वक आप लोगों के लिए सेशन लिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। क्लियर है? तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है ये लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। इससे पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। क्रम से स्टार्ट करेंगे तो पूरी कहानी आपको एक पूरा सब्जेक्ट एक कहानी की तरह लगने लगेगा, ठीक है ना। बीए के अंतर्गत दोस्तों बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में काफी सारे सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, है ना। आराम से जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो आराम से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट, लगभग बीए में जितने सब्जेक्ट है ना लगभग सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो सेशन जो सब्जेक्ट हैं हमारे कहाँ से लेंगे आप सभी को अच्छे से पता है। प्लेलिस्ट से आपको सभी सब्जेक्ट लेना है ना। क्रम अनुसार देखना चाहते हैं तो कहां जाएंगे? प्लेलिस्ट में जाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट अब तो जानने ही लगे हैं, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं ना तो 5-10 मिनट रुक जाइए, मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको ये सभी सेशन हमारे कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वो किस तरह से आप सीरियल वाइज देख सकते हैं, पूरे क्रम अनुसार देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के क्रम अनुसार सभी टॉपिक, ठीक है ना, ताकि आपको टेंशन पूरी खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए लेक्चर भी आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ आपको नोट्स भी देते हैं ताकि आप जो है आगे चलकर रिवीजन लगा पाए। ऐसा नहीं कि आज आप लेक्चर देख रहे हैं 3-4 महीने बाद एग्जाम है तब तक आपको पूरा भूल जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। लेक्चर आज देखिए, नोट्स आप संभाल के रखिए, उसका रिवीजन लगाइए एग्जाम के टाइम पे, दोबारा लेक्चर देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। शुरू करते हैं, क्या जानने वाले हैं आज? सेकंड टॉपिक शतरंज के खिलाड़ी, है ना। प्रत्येक टॉपिक पर दोस्तों अभी हमारा यही चल रहा है। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त पर हमने मातृभूमि कहानी को देखा, कविता को देखा था, उसमें पहले कविता को देखा, उसके जो दीर्घ लघु उत्तरी प्रकृति के, दीर्घ उत्तरी प्रकृति के जो प्रश्न थे उन पर डिस्कस किया था। सेकंड में भी दोस्तों एक सेशन हमारा हो चुका है शतरंज के खिलाड़ी पर, जिसमें हमने पूरी कहानी को समझा, अच्छे से जीवन परिचय देखा प्रेमचंद जी का, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे उन पर डिस्कस किया। और आज का जो ये सेशन होने जा रहा है इसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि 25 प्रश्न होंगे, 25-26 कुछ प्रश्न होंगे। क्लियर है? और थर्ड जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम जीव पर सवार इल्लियों पर बात करेंगे, जो शरद जोशी जी द्वारा लिखित है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आइए डायरेक्टली प्रश्न पर मूव करेंगे। सबसे पहले प्रश्न लेंगे दोस्तों, देखिए मैं आपको फिर से कुछ सेकंड लेकर के फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इससे जस्ट वाला सेशन अगर देखा होगा तो ये पूरे 25 प्रश्न आपके लिए बस एक रिवीजन होगा और कुछ भी नहीं, एक भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा, पूरे प्रश्न आप लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपने इससे जस्ट पहले वाला अर्थात कि लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो आपके लिए सारे प्रश्न नए बन जाएंगे, सब नए होंगे, एक का भी आपको आंसर याद नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए लेक्चर नंबर 3 बहुत जरूरी है। अगर अभी तक नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका रिवीजन लगा लीजिए, उसके बाद देखेंगे वो भी पूरा आपको समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ कहा गया है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या दिखाने का प्रयास किया है। इस कहानी के माध्यम से 4 ऑप्शन आपके सामने, जो अभी लाइव है सब फटाफट मुझे आंसर दीजिए इसका ना। 4 ऑप्शन है। पहला, भारतीय शासकों का पतन, या फिर खेल का महत्व दिखाने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन सा है, हारने वाले खिलाड़ी की मन की स्थिति को, या फिर अंग्रेज शासकों का दमन। बताइए फटाफट, 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या बताने का प्रयास किया गया दोस्तों? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय शासकों का किस प्रकार से पतन हो रहा है, विलासिता के कारण, अय्यासी के कारण किस प्रकार से लखनऊ और अवध का पतन हुआ। वो एक लखनऊ और अवध के बहाने या कहें कि उसकी ओर इशारा करके पूरे भारत की मनस्थिति को बताने का प्रयास किया गया है।
ठीक है ना। तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या दिखाया है दोस्तों, भारतीय शासकों के पतन के बारे में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज की बाजी पहले कहां बिछती थी, पहले कहां बिछती थी। अब देखिए यहां पर अगर आपने इससे पहले वाला सेशन देखा होगा तो आपको एक डाउट आया होगा कि पहले का मतलब क्या हुआ, क्योंकि शतरंज की बाजी कहानी के माध्यम से 3 जगह चलती थी। पहले मीर साहब के यहाँ पर, है ना, माफ कीजिएगा, मिर्जा साहब के घर पर, उसके बाद में मीर साहब के यहाँ पर चली 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद में जो नदी थी सतलज नदी या कौन सी, हाँ सतलज नदी, उसके किनारे पर चली थी, आई थिंक सतलज नदी थी शायद, दिमाग से नहीं उतर रहा मेरे, है ना। तो नदी के किनारे जो खंडर हुआ करता था उस खंडर में चलती थी। तो 3 जगह चली। अब यहाँ ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। देखिए पहले कहां बिछती थी, तो सबसे पहले की अगर बात करें, अगर ये देखिए पहले लिखा हुआ, अगर यहाँ पर सबसे पहले लिखा होता तो कुछ और ही हो जाता, एकदम क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले बाजी कहां चलती थी, तो मिर्जा साहब के घर पर चलती थी। ये यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन अभी भी डाउट है, सबसे पहले नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसे एक एक शब्दों का ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें, तब जाकर के आपको क्लियर हो पाएगा। मीर के घर पर, मिर्जा के घर पर, मीर के घर पर। देखिए दोनों ऑप्शन किस प्रकार से करेक्ट हो रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ सबसे पहले नहीं लिखा है तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले एक तीसरे स्थान पर बाजी चलती थी। तीसरे स्थान, चलिए ये दो तो कहीं से कहीं तक थे ही नहीं। तीसरा स्थान नदी के किनारे खंडर पड़ा हुआ था वहां पर, है ना। तो उससे पहले, खंडर से पहले मीर के घर पर, और उससे पहले मिर्जा के घर पर। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से अगर यहाँ ऑप्शन में लिखा होता कि सबसे पहले कहां बिछती थी, तो मिर्जा साहब के घर पर, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला प्रश्न है, वाजिद अली को बंदी बनाए जाने के बाद भी मीर और मिर्जा को इसका मलाल नहीं था, क्योंकि मीर और मिर्जा को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो खंडर में बैठ करके शतरंज खेल रहे थे। उनके सामने से ही वाजिद अली साहब को अंग्रेज बंदी बना करके ले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके निकलते ही फिर से वो शतरंज के गेम में जो है व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को अंग्रेजों से भय लगता था। क्या ये रीजन था? नहीं। दूसरा, शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था, या तीसरा, दोनों वाजिद अली से नफरत करते थे, या उनकी बेगम ने उन्हें भड़काया था। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों बा करेक्ट हो जाएगा, बा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शतरंज उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, है ना। अपने जो असली, जो वास्तविक बादशाह थे वाजिद अली शाह, उनके स्थान पर उन्हें जो उनका नकली बादशाह था, शतरंज का बादशाह, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था उनके लिए, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस स्थान के शासकों का वर्णन किया गया है? किस स्थान के? सिंपल कहानी, दिल्ली के, मद्रास के, लखनऊ के, या फिर राजस्थान के, लखनऊ के। क्लियर है। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा लिखित 350 कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई है? बताया था बहुत अच्छे से मैंने, याद होगा शायद, मानसरोवर, है ना। मानसरोवर, उस मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद की सभी लगभग 300 से ज्यादा जो कहानियां हैं उनको एक साथ संकलित किया गया है मानसरोवर में। आज भी बाजार में अवेलेबल है वो पुस्तक, वहां से आप ले सकते हैं, परचेस करके इनकी सभी कहानियों को पढ़ सकते हैं। तो बता ही चुका हूं आपको, मानसरोवर, है ना। ये ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, मानसरोवर। क्लियर है। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य क्या था? ये कहानी लाने का उद्देश्य क्या था? क्या मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी प्रकट करना था उद्देश्य कहानी लाने का, या फिर व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण करना था, या गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना था, या ऑप्शन लास्ट, ऑप्शन द है, शतरंज के खेल के प्रति विरक्ति प्रकट करना था। विरक्ति मतलब कि दास्ता मान लीजिए एक तरह से, जब कोई व्यक्ति उसका आदी हो जाए तो विरक्ति कहलाती है ना। तो यहां पर ऑप्शन देखिए, गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना था। क्या था? गुलामी के कारणों के प्रति। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। कहानी का उद्देश्य देखिए, पहला क्या है, मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी, ये तो था ही नहीं। हाँ, उल्टे का गलत काम किए इन्होंने, लेकिन या इस कहानी का उद्देश्य ये नहीं था कि आप उनसे नफरत करने लगे, या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ, तो स्वार्थ वाली तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तो जो उनका शतरंज का जो गेम था, जो खेल था, उसकी दास्ता वहां पर स्पष्ट नजर आ रही थी, और उसी कारण विलासिता, अय्यासी, ये सारी चीजें बताई गई उसमें, है ना। तो क्या बताने का प्रयास किया गया था कि जो हमने गुलामी की है, जो हमने गुलामी की है ना, गुलामी के पीछे कहीं ना कहीं हमारा इस प्रकार का जो हमारा चरित्र था, वो इसके पीछे बड़ा जिम्मेदार था।
है ना। तो हमारी गुलामी के पीछे सिर्फ अंग्रेजों की मंशा ही नहीं बल्कि हम खुद उसके जो है कारण थे। हम अपनी गुलामी के हम स्वयं कारण थे। तो ये बताने का यहां पर इस कहानी के माध्यम से प्रयास किया गया था। गुलामी के जो कारण थे ना, कारण के प्रति सचेत करने का यह प्रयास किया गया था। क्लियर है यहां तक का? तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में, इसलिए एकदम रट्ठा मत मारिए, उनको समझिए, उनके मर्म को समझिए। हिंदी क्या है यार, हिंदी यही तो है, हिंदी में समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी किस समय की कहानी है? कुछ बताने की आवश्यकता, आजादी के पूर्व की, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आजादी के पूर्व की, आजादी से पहले की है, 1924 की कहानी थी ना, तो 1924 की दोस्तों ये कहानी थी, 1924 की, 1924 आजादी से पूर्व की है। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, प्रेमचंद्र उपन्यास उर्दू उपन्यासों में किस नाम से साहित्य सृजन किया करते थे? ऑप्शन धनपत राय, लाला लाजपत राय, महेश राय या फिर विकास राय। अब दोस्तों यहां पर एक कंफ्यूजन होगी आपको, एक कंफ्यूजन हो जाएगी आप, क्या होगी कि मैंने आपको कहानी पढ़ाते वक्त बताया था कि मुंशी प्रेमचंद्र जो है दो नामों से अपनी कहानियां जो है लिखते थे। जब वो उर्दू में लिखा करते थे तो उनका नवाब राय नाम था। नवाब राय, या कुछ दिमाग से माइंड से स्लिप हो रहा है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, कमेंट के माध्यम से बता दूंगा आप लोगों को, है ना। नवाब राय या फिर एक, जिससे पहले जो मैंने सेशन लिया था उसको एक मिनट अपन चेक कर ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। कुछ बातें जो छोटी दिमाग होती है दोस्तों, दिमाग से आउट हो जाती है, निकल जाती है माइंड से। आप लोगों को 1 मिनट चेक करके बता देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन यही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली दोस्तों, नवाब राय, ठीक है ना, नवाब राय। फिर चेक कर लेते हैं, क्लियर है, ओके। चलिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कहानी में कि जब ये कहानियां लिखते थे, तो जब ये उर्दू में कहानी लिखते थे, उर्दू में, तो उस समय ये अपना नाम नवाब राय के नाम से, नवाब राय के नाम से कहानी लिखते थे। वो जब इनकी कहानियां हिंदी में आती थी तो हिंदी में ये प्रेमचंद के नाम से, मुंशी प्रेमचंद के नाम से, क्लियर है, मुंशी प्रेमचंद के नाम से कहानियां लिखते थे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि इनका बचपन का जो नाम था वो नाम अलग था। क्या नाम था उनका? धनपत राय, धनपत राय। तो दोस्तों इनको 3 नामों से जाना जाता था, मुंशी प्रेमचंद्र को 3 नामों से, क्योंकि बचपन का नाम धनपत राय, उर्दू में कहानी लिखते वक्त ये नवाब राय न लिखते थे, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। तो यहां पर जो है देखिए ऑप्शन में एक गड़बड़ है। ऑप्शन में देखिए इनका बचपन का नाम दिया गया है, लाजपत इनसे कोई मतलब ही नहीं था, महेश राय, विकास इनसे कोई मतलब नहीं था। एक ऑप्शन हमको यहाँ पर नजर आ रहा है धनपत राय। तो दोस्तों वैसे तो देखिए ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, प्रश्न ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, है ना। या तो प्रश्न में होना चाहिए था कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो ये धनपत राय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। लेकिन प्रश्न है कि उर्दू उपन्यास किस नाम से ये लिखा करते थे, तो ये लिखा करते थे नवाब राय के नाम से। किस नाम से? नवाब राय के नाम से। तो या तो आप इस प्रश्न को ही काट दीजिए या फिर प्रश्न को ठीक कर लीजिए, या उर्दू उपन्यासों की अपेक्षा इनके बचपन का नाम लिख दीजिए प्रश्न में, या फिर अगर प्रश्न एज इट इज रखना चाहते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन को काट करके, किसी भी एक ऑप्शन को काट दीजिए, एक ऑप्शन को काट करके या नवाब राय कर दीजिए। क्लियर है, नवाब राय। तो ये नवाब राय वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिए ऑप्शन भी यहां पर ए मिसप्रिंट था, है ना। अगला प्रश्न है, शतरंज की खिलाड़ी कविता में किस शहर को विलासिता को चित्रित किया गया है? देखिए शतरंज की खिलाड़ी कविता में जो कविता लिखी गई है, किस शहर की विलासिता अर्थात की अय्यासी को दिखाया गया है, विकृत रूप किस शहर का दिखाया गया है? ऑप्शन है दिल्ली का, कलकत्ता का, लखनऊ का या फिर पंजाब का। एग्जैक्टली लखनऊ का, है ना, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र हैं, कौन कौन थे? वाजिद अली शाह, मीर सज्जाद अली, मीर रोशन अली, मीर उपरोक्त सभी। ऑप्शन सा करेक्ट जा रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, यहां पर आपको ठीक करना पड़ेगा। यहां पर आपको मीर की अपेक्षा मिर्जा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिर्जा।
मिर्जा सज्जाद अली। क्लियर है? तो ये ऑप्शन वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? लखनऊ के नवाब थे। और मिर्जा और मीर ये दोनों आप मित्र थे जो वहां के जागीरदार थे, उस राज्य के जागीरदार थे। और ये शतरंज की गेम में तो ये तीनों तो मेन कैरेक्टर थे इस कहानी के, है ना। अगला प्रश्न है, उपरोक्त इस कहानी यह कहानी जो है किसके पतन को दर्शाती है? किसके पतन को दर्शाती है? पतन की बात करें तो हिंदुओं के, मुगलों के, अंग्रेजों के या फिर साहित्यकारों के? तो ये कहानी दोस्तों साहित्यकारों के पतन को दर्शाती है, साहित्यकारों के, है ना। यहां पर और भी अन्य ऑप्शन होते तो वो भी करेक्ट हो सकते थे। नगर के पतन को, भारत के पतन को, समाज के पतन को, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समझदारी के साथ इसमें आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेंगे। वर्ष 1977 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म की कहानी प्रेमचंद की लिखी किस कहानी पर आधारित है? दोस्तों 1977 में एक मूवी आई थी हिंदी भाषा में, हिंदी मूवी आई थी, है ना। और वो मूवी का नाम भी ये यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी। इसी नाम से है एक्चुअल में, शतरंज के खिलाड़ी के नाम से ही पिक्चर मूवी बनी हुई है। आप चाहें तो यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं। एज इट इज पूरी स्टोरी उसमें बताई गई है कि शतरंज के खिलाड़ी में किस प्रकार से ये घटना घटित हुई थी। किस पर? शतरंज के खिलाड़ी पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, उपरोक्त फिल्म का निर्देशन किया था, किसने किया था? उस फिल्म को किसने बनाया था? यश चोपड़ा ने बनाया था, सत्यजीत रे ने बनाया था, संजय लीला भंसाली ने बनाया था, दादा साहब फाल्के ने बनाया था। तो दो नाम तो यहाँ पर हमको समझ आते हैं, सत्यजीत रे और दादा साहब फाल्के, क्योंकि ये पुराने लोग हैं। यश चोपड़ा और संजय लीला भंसाली तो ये आज के समय में कब 1977 में मूवी बनी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सत्यजीत रे के द्वारा इस पिक्चर का निर्देशन किया गया था। अगला प्रश्न लेंगे, इनमें से शतरंज की मोहरें कौन कौन सी थी? एक सफेद राजा, काले रंग का वजीर, एक काला घोड़ा, उपरोक्त सभी। क्लियर? अगला प्रश्न, शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में कुल कितनी मोहरें होती है? शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी की ओर कितनी कितनी मोहरें होती है ना। एक खिलाड़ी के पास कितनी होती है? 10 होती है, 12 होती है, 14 होती है या 16 होती है? 16, है ना। और पूरे में दोनों पक्षों की ओर दोनों को मिलाएंगे तो 32। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? प्रेमचंद की जो पहली कहानी थी, क्या नाम था उसका? सप्त सरोज। नाम याद रख लीजिए दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। पहली कहानी, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? तो सप्त सरोज। वो प्रकाशित कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए 1917 में, 1919 में, 1922 या फिर 1927 में। तो दोस्तों 1917 में। और जिस कहानी पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो कब हुई थी? 1924 में। कौन सी? शतरंज के खिलाड़ी। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्न में से कौन सा है? प्रसिद्ध उपन्यास, और वो हिंदी में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध उपन्यास रहा, मैंने आपको सेशन में बताया था कौन सा है। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, उसका एक मूवी अवेलेबल है उस पर, है ना। उस उपन्यास पर देखेंगे आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतरकारी उपन्यास माना जाता है, कौन सा है? प्रेमा, गोदान, सेवा सदन या फिर कफन? सेवा सदन। कौन सा है? सेवा सदन। सेवा सदन है दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास, लेकिन यहां पर गोदान भी प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है, गोदान भी है। दोनों में से कोई सा भी आप टिक लगा सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है ना। चाहे ऑप्शन बी लगाए या फिर ऑप्शन सा लगाए, दोनों करेक्ट है, दोनों सही है। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर के कितने खंड हैं? कितने खंडों में इसको लिखा गया था? 5 में, 6 में, 7 में या 8 में? 8 खंडों में ये कहानी हुई थी, ठीक है ना। हाँ, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा एक बार रीचेक आप लोग करेंगे, इसको रीचेक करेंगे ना, रीचेक करेंगे, ऑप्शन दा को रीचेक करेंगे। आप अपनी पुस्तकों में इसको रीचेक कर लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मानसरोवर में कितने खंड है। और इसको रीचेक जरूरी है करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे जा रहा है, इस कारण से मैं इसका बोल रहा हूँ। वो बाद में मैं कमेंट के माध्यम से इसको रीचेकिंग करके और इसका मैं जो है आपको कमेंट में आपको बता दूंगा, है ना, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। मैं इसको भी होल्ड कर रहा हूं, इस वाले को। इसमें या तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, याद रखिए ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन द, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवन की अंतिम समय की कहानियों का स्वर था। प्रेमचंद के जीवन की अंतिम समय की जो कहानियां थी उनका स्वर क्या था?
आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रयोगवादी या समाजवादी। और आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी सभी कहानियां इन्हीं चारों, जो चारों उनकी ये जो चारों रही ना, आदर्शवादी, यथार्थ, प्रयोग और समाजवादी, ये उनकी विशेषता रही उनकी कहानियों की। और संभवतः उनकी सभी कहानियां इन्हीं चारों तत्वों पर ही आधारित रही है। लेकिन जब उनका अंतिम समय, मतलब कि जो लास्ट स्टेज पर जो उनके द्वारा कहानियां लिखी गई वो किस प्रकार की थी, तो आदर्शवादी थी। और जब उनका प्रारंभ हुआ था तो किस प्रकार की थी दोस्तों, वो यथार्थवादी थी। लगभग उनका पूरा जो समय व्यतीत हुआ उनका कहानियां लिखने में, वो लगभग उनकी सभी कहानियां जो है यथार्थवादी समय पर ही लिखी गई थी। लेकिन अंतिम समय की आदर्शवादी स्वर की ओर उनकी कहानियों ने मोड़ ले लिया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? जय नारायण राय ने, राम नारायण झा ने, या फिर दया नारायण निगम ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था, क्योंकि बचपन का नाम तो धनपत राय था, है ना। तो धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद किसने बनाया था? दया नारायण निगम ने। क्लियर। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? परीक्षा गुरु, पूस की रात, नमक का दरोगा, या फिर चीफ की दावत? इसमें चीफ की दावत इनकी कहानी नहीं है, बाकी परीक्षा गुरु, पूस की रात और नमक का दरोगा ये इनकी ही कहानियां है, जो काफी प्रसिद्ध भी रही है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? इसका दो ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके सामने। प्रेमचंद कलम का सिपाही, है ना, प्रेमचंद, गुप्त, दिनकर, या फिर वैरागी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद को ही पढ़ रहे हैं तो प्रेमचंद ही संभवतः होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कलम का सिपाही उपाधि किसने दी थी? उपाधि कौन सी? कलम का सिपाही ये उपाधि प्रेमचंद को किससे मिली थी? अमृतराज से, या माखनलाल चतुर्वेदी से, या महादेवी वर्मा से, या फिर शरद जोशी से? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमृतराज से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम प्रेमचंद जी का नहीं है? निम्न में से कौन सा नाम प्रेमचंद जी का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद, नवाब राय, कलाधर, या फिर धनपत राय। इसमें ऑप्शन आपका ठीक है ना, तीनों ऑप्शन से मैं आपको अवगत करा चुका हूं। बचपन का, माफ कीजिएगा, उर्दू कहानी लिखते वक्त नाम, बचपन का नाम और हिंदी भाषी नाम। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन कौन सी पत्रिका में हुआ था? जो कहानी इनकी प्रसिद्ध कहानी रही है शतरंज के खिलाड़ी, कौन सी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था? सरस्वती पत्रिका में, अखंड ज्योति में, ऋषि प्रसाद में, या माधुरी में? तो माधुरी पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन। क्लियर। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने किस वर्ष की थी? 1924, अक्टूबर 1924, या नवंबर 1926, दिसंबर 1930, या फिर जनवरी 1935? तो दोस्तों अक्टूबर 1924 को ये कहानी प्रकाशित। अगला प्रश्न है, बहते जा रहा है बस चलिए, तो इस प्रकार दोस्तों ये 26 प्रश्न हमारे 26 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये 26 प्रश्नों के माध्यम से पूरी उम्मीद करता हूं कि जो आपने अगर पुराना सेशन भी लिया है तो उसमें भी जो आपको देखने को नहीं मिला था, जो सीखने को नहीं मिला था, संभवतः इस वाले सेशन से कुछ नई बातें जुड़ करके अब आपको आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। या देखिए, होता ऐसा है कि जब हमने लास्ट सेशन में कहानी, पहले हमने उनका जीवन परिचय समझा, तो कुछ प्रश्न इनके जीवन परिचय से भी हमने देखे एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसके अलावा कुछ हमने फिर उसके बाद कहानी का सारांश समझा, इसके बाद में कुछ प्रश्न उत्तर भी लगाए। तो वहां पर जो बातें छूट गई थी ना, वो सारी बातें अब यहां पर कवर हो चुकी है। संभवतः आपको ये पता होगा कि जब शतरंज के खिलाड़ी हम कहानी को समझ रहे थे, या पूरा जो सेशन किया था उसमें हमने वहां पर पढ़ने को हमें नहीं मिला था कि इनकी इस कहानी का प्रकाशन, ये तो देखा था कब हुआ था कि अक्टूबर 1924 में हुआ था, लेकिन कौन सी पत्रिका में हुआ था ये संभवतः पिछले सेशन में हमने नहीं देखा। लेकिन अगर आप दोनों सेशन को एक साथ मिला करके मर्ज करके अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी ये पूरा टॉपिक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह। कोई भी डाउट आपका शेष बचेगा ही नहीं, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, है ना। इसीलिए फोकस करता हूं कि पूरे स्टेप बाय स्टेप चलिए आप लोग,
अगर मैं आप लोगों को सेशन 1 2 3 4 5 इस प्रकार से प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको इसी तरह से पढ़ने में हर्ज क्या है, समस्या क्या है ना। तो जब भी आप पढ़ने बैठे दोस्तों, तो पूरे क्रम से सेशन को लीजिए। क्रम से पढ़ने में आप लोगों का विशेष फायदा है। जब क्रम से पढ़ते हैं तो पूरे सब्जेक्ट की कहानी टाइप की बनती है, पूरा सब्जेक्ट आसानी से समझ आने लगता है। सब्जेक्ट समझ आता है तो आने वाले टॉपिक, हो सकता है कोई 1 2 टॉपिक आपने नहीं भी पढ़ा होगा, तो वो भी आपको आसानी से समझ। क्लियर। चलिए अगला सेशन क्या होगा, हमारी अगली जो क्लास आएगी वो किस पर आएगी, तो आपको बता ही चुका था, प्रारंभ में बताया था, शरद जोशी के द्वारा लिखित व्यंग पर। कौन सा व्यंग है, जीप पर सवार इल्लियां। ठीक है ना। चलिए वो सेशन कंटिन्यू ही चलने वाला है हिंदी का। और काफी सारी कमेंट आती है कि सर इंग्लिश का भी स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी, हिस्ट्री, काफी कमेंट आ रही है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इस हिंदी के कंप्लीट होते ही हम इंग्लिश को स्टार्ट कर लेंगे, पहला सवाल। दूसरा, इकोनॉमी हम कंटिन्यू कर चुके हैं। हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास है आपका फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा आइडिया ऑफ भारत है, तो आइडिया ऑफ भारत पर सेशन पहले अभी स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। हालांकि प्राचीन इतिहास पर हम सेशन पहले ले चुके हैं, लेकिन चूंकि वो थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें देखने को मिल रहा है, सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है, इस कारण से हम फिर से उसको वापस से पुनः स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन पहले आइडिया ऑफ भारत को पढ़ेंगे, उसके कंप्लीट होने के तुरंत बाद में प्राचीन इतिहास को। मतलब ये मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस यही कंप्लीट होने वाला है, कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी समस्या आपको नहीं आएगी आपके पूरे इस अध्ययन के इस सफर में। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में इसी के साथ में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, आप लोगों को बताया था मैंने कि आपको सेशन कैसे सर्च करना है। सभी सेशन अगर आप देखना चाहते हैं क्रम से, तो कैसे देखना चाहते, कैसे देख पाएंगे, तो उसके लिए छोटी सी क्लिप है, उसको देख लीजिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। मिलते हैं अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं क्लिप स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको देख कर आइएगा। हमारे सेशन को कर सकते हैं दोस्तों। आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सेशन जो चल रहा है, जैसा आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लोधाजी क्लासेस को सब्सक्राइब का बटन लिखा, सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। क्लियर है। इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधाजी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है। जैसे ही लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप, अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे, तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें एक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन, सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके हैं, BA 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। ठीक है ना। नोट्स भी आप आसानी से, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया, वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड PDF नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।